कैसे हो आप सब। मैं चांदनी सिंह आज एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आप सबों से रूबरू हो रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्वर वर्ण और उसके भेद के बारे में। तो आप कहीं ना जाएं और ध्यान से देखें आज का यह खास वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी रुकावट के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं स्वर वर्ण के भेद के बारे में बताऊंगी। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो होता है वो प्लुत स्वर होता है। तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है या वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व या मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व यानी या मूल स्वर, इसको ह्रस्व को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो अगर स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है तो उसमें जो है ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो गई और दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो जाती है। अब चलते हैं प्लुत स्वर की ओर। तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व या मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है। यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा मूल स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो चलिए पहले स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर कौन कौन है, वो जो 4 कौन कौन है वो मैं आपको लिख देती हूँ। इधर मैं लिख देती हूँ ह्रस्व स्वर, ये जो हो गए दीर्घ स्वर हो गए। यहाँ जो बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं, यानी कि जो 11 जो हमारे स्वर वर्ण है उसमें जो 4 हमारे ह्रस्व स्वर के पास हो गई, तो बाकी जो 7 बच गए वो दीर्घ स्वर के पास आ गए। तो कौन कौन बच गए? आ, ये जो टोटल हो गए, यहाँ जो 4 हो गए वो ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई और यहाँ दीर्घ स्वर की संख्या होती है। और प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व और मूल स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे
प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर को हिंदी के अंक 3 के जैसा लिखा जाता है। जैसे अगर प्लुत स्वर को 3, ऐसे हम प्लुत स्वर को लिखते हैं। और प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है हिंदी में नहीं होता है, इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है। इसीलिए जब इसे हिंदी के अंक 3 के जैसा लिखते हैं, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। या फिर आपको एग्जाम में पूछ देगा इनमें से कौन से स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आप क्या ऑप्शन में मारेंगे? प्लुत स्वर ऑप्शन में मारेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी अयोग वाक्य के बारे में। अंग और अ को अयोगवा कहते हैं। और अंग और अ ये न तो स्वर वर्ण होते हैं और न ही होते हैं। अंग और अ को स्वर के बाद स्थान दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी अंग के बारे में। अंग और अ ये हो गए अयोगवा। अब मैं आपको बताऊंगी अनुस्वार के बारे में कि अनुस्वार क्या है। नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। जैसे नाक की सहायता से क्या बोला जाता है? कंस, अंश और कंधा, यानी कि अनुस्वार। जो वर्ण नाक की सहायता से बोले जाते हैं उसे अनुस्वार कहा जाता है। अब अगला जो हमारा है टॉपिक वो है विसर्ग। विसर्ग जिसका चिन्ह इस तरह लिखा जाता है। वर्णों के अंत में लगने वाले 2 बिंदु को विसर्ग कहा जाता है। वर्णों के अंत में लगने वाले 2 बिंदु को विसर्ग कहा जाता है। इसका जो उच्चारण होता है ह से होता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं अतः, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ह से हो रहा है। यहाँ लिख रहे हैं प्रायः, तो इसका यहाँ उच्चारण ह से हो रहा है। तो विसर्ग का उच्चारण ह से किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी अनुनासिक के बारे में। जब किसी वर्ण का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे सांप, आंचल, इसका जो चिन्ह होता है चंद्रबिंदु के समान होता है। इसे चंद्रबिंदु के समान होता है। इसलिए जब इसका जो चिन्ह चंद्रबिंदु के समान होता है, इसलिए अनुनासिक की परिभाषा एक दूसरे प्रकार से भी दिया जा सकता है कि वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं। कितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्णों के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं, तो अनुनासिक कहते हैं। और अगर वर्णों के अंत में लगने वाले जब 2 बिंदु हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? विसर्ग कहलाएंगे। और वर्णों के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को, जब वर्णों के अंत में 2 बिंदु लगेंगे तो वो विसर्ग हो जाएंगे। और जब वर्णों के ऊपर एक बिंदु लगेंगे तो वो अनुस्वार कहलाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।